हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री। और क्लास 12 केमिस्ट्री में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर, जो कि है केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, इससे पहले हमने तो केमिकल काइनेटिक्स में सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे, जो हमने पढ़ लिया था। फिर बात करनी है हमें फैक्टर कौन कौन से फैक्टर है जो रेट को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, फिर हमें पढ़ना है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। अब इस इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में हमें पढ़ना है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एडिशनल हम सेकंड ऑर्डर रिएक्शन भी यहाँ पर देख। फिर हमें पढ़ना है रिएक्शन की इससे पहले इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से पहले हमें ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलर ऑर्डर एंड फिर हमें बात करनी है हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन। तो इतने टॉपिक हमें यहाँ चैप्टर में कवर करने हैं और इनके बीच में छोटे छोटे टॉपिक और आते जाते रहेंगे। ठीक है, कुछ और टॉपिक भी हमें पढ़ने हैं, जैसे कि कोलिजन थ्योरी हमें पढ़नी है, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, एक्टिवेशन एनर्जी, इनके बारे में भी बात करनी है, ये भी इम्पोर्टेंट। ठीक है, लेकिन अगर हम एक वाइड पिक्चर में देखें तो ये सारे टॉपिक हमें कवर करने हैं। इसके अलावा और भी टॉपिक है, लेकिन मेनली इनको कवर करना है। चलिए, तो हम आगे क्या देख रहे थे। सबसे पहले लास्ट लेक्चर में हमने केमिकल काइनेटिक्स के बारे में बात की थी कि केमिकल काइनेटिक्स है क्या, जहां पर हम रिएक्शन के रेट के बारे में स्टडी करते हैं, उसे केमिकल काइनेटिक्स कहा जाता है। साथ में हमने ये पढ़ा था कि रिएक्शन के रेट, उसके मेजरमेंट, क्या फैक्टर रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करते हैं, और रिएक्शन का मैकेनिज्म, इसके बारे में हम इस चैप्टर में बात करने वाले हैं। फिर हमने पढ़ा कि तीन तरह की हमारे पास रिएक्शन है, फास्ट रिएक्शन, स्लो रिएक्शन और मॉडरेट रिएक्शन। फास्ट रिएक्शन जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हो जाती है, बहुत जल्दी जो रिएक्शन हो जाती है, तो ऐसी रिएक्शन का रेट तो हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। फिर होती है स्लो रिएक्शन, जो बहुत स्लो होती है, जिनको होने में कुछ मंथ्स, ईयर्स लग जाते हैं, बहुत टाइम लग जाता है ऐसी रिएक्शन को। तो इन रिएक्शन का भी रेट हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम केवल यहाँ पर रेट डिटरमाइनिंग जो रिएक्शंस है वो हमारी केवल मॉडरेट रिएक्शंस होती हैं, जो सेकंड, मिनट या आवर्स में हो जाती है। क्लियर है, तो इनके ही रेट के बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है। क्लियर, चलिए एक बार आप इसे देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे रिएक्शन के रेट के बारे में, फिर रिएक्टेंट से बनेगा प्रोडक्ट। फिर हमने क्या देखा था कि टाइम टी पर ए की कंसंट्रेशन कितनी है, अभी 0 है।
टाइम, जब टाइम 0 था, सॉरी, टाइम t पर a की कंसंट्रेशन क्या हो गई, a माइनस एक्स, और प्रोडक्ट कितनी हो गई, x बन गया। और टाइम जब इनफाइनाइट टाइम पर रिएक्टेंट जो है वो पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और प्रोडक्ट कितना आ गया हमारा, a आ गया। यानी कि इस पूरे रिएक्शन में हुआ क्या कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हुई, डिक्रीज हुई, जबकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हुई, बढ़ी। देखो प्रोडक्ट की पहले कंसंट्रेशन क्या थी और लास्ट में कंसंट्रेशन क्या थी, रिएक्टेंट की पहले कंसंट्रेशन क्या थी और लास्ट में कंसंट्रेशन क्या है। समझ में आया इतना, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है, अगर हम रिएक्शन के रेट को डिफाइन करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पर ये नोट कर लेंगे, चेंज, ये डेफिनेशन है यहाँ पर। किसकी कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा है, रिएक्टेंट की भी और प्रोडक्ट की भी। कब, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि टाइम के साथ साथ इनके जो कंसंट्रेशन है उसमें भी चेंज आ रहा है। ठीक है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट तो हम यहाँ पर फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, ये हो गई रेट की डेफिनेशन। अब आपको क्या करना है, ये डेफिनेशन फॉर्मूला नोट कर लेना है, और ये आपको समझ में आना चाहिए, ये हमारे आगे भी काम आने वाला है। यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे जैसे टाइम क्या हो रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, टाइम बढ़ने के साथ साथ कंसंट्रेशन जो है, कंसंट्रेशन वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। यानी कि टाइम इंक्रीज हो रहा है और कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है, टाइम बढ़ रहा है, टाइम के साथ साथ कंसंट्रेशन भी बढ़ रही है। ठीक है, टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है कंसंट्रेशन कम हो रही है, टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है कंसंट्रेशन भी बढ़ रही है। ठीक, क्लियर है। तो यहाँ पर सिंपली कंसंट्रेशन क्या हो रही है, कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है। यहाँ पर कंसंट्रेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्लियर है, इतना समझ में आया, चलिए इतना आप नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रेट के बारे में। अब जैसे कि हमने बात की कि रेट, दो तरह के रेट हमारे पास है, एक है एवरेज रेट और एक इंस्टेंट। एवरेज रेट क्या है, रेट ऑफ अ रिएक्शन इज ओवर अ गिवन टाइम इंटरवल, यानी कि रिएक्शन का रेट ओवर गिवन टाइम इंटरवल। जबकि इंस्टेंटेनियस रेट क्या है, कि रिएक्शन का रेट जब हम डिफाइन करते हैं एक गिवन इंस्टेंट पर, ठीक है, एक गिवन इंस्टेंट पर, उसे क्या कहा जाता है, रेट ऑफ, सॉरी उसे क्या कहा जाता है, इंस्टेंटेनियस रेट। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा समझेंगे अभी हम, उससे पहले आपको एक फॉर्मूला देखना है, रेट एवरेज।
का फॉर्मूला, ये प्लस माइनस आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रिएक्टेंट के लिए हम माइनस साइन यूज करते हैं, प्रोडक्ट के लिए प्लस साइन। ऐसा क्यों, अभी हम इसका ग्राफ देखेंगे, ग्राफ से समझेंगे कि रिएक्टेंट के लिए माइनस क्यों और प्रोडक्ट के लिए प्लस क्यों। क्योंकि देखो, रिएक्टेंट की अगर हम बात करें तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है, क्या होती है, डिक्रीज होती है टाइम के साथ साथ। अगर हम टाइम कंसंट्रेशन का ग्राफ बनाए तो टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है, डिक्रीज होती है या नहीं होती है। चलो इसको समझते हैं थोड़ा सा। अगर हम रिएक्टेंट की ग्राफ बनाए यहाँ पर, यह है टाइम और यह है कंसंट्रेशन। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता है तो रिएक्टेंट का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। ऐसा कुछ बनेगा रिएक्टेंट का ग्राफ। टाइम के साथ साथ कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी। अगर हम कहें यहाँ पर, ये टाइम है यहाँ पर t1 और यहाँ पर है टाइम t2, टाइम t1 और टाइम t2। इसे बना लेते हैं इस ग्राफ को। चलो अब आपको ध्यान से देखना है, टाइम t1 पर कंसंट्रेशन c1 और टाइम t2 पर कंसंट्रेशन c। क्या दिख रहा है कि C2 की कंसंट्रेशन क्या है, कम है, किससे, C1 से। अगर हम बात करते हैं इसके फॉर्मूले की, तो फॉर्मूला क्या है, रेट इज इक्वल्स टू चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन। इस ग्राफ के लिए अगर हम रेट डिफाइन करते हैं तो क्या होगा, रेट इज इक्वल्स टू चेंज इन कंसंट्रेशन यानी कि C2 माइनस C1 करेंगे। टाइम टेकन कितना है, T2 माइनस C1। होगा या नहीं होगा, ये होगा। अब अगर हम इसको देखें, यहाँ पर हमें ये पता है बच्चों, क्या पता है, हमें ये पता है कि C2 इज लेस देन C1, यानी कि C1 क्या है, ग्रेटर है C2 से, जो कि हमें दिख भी रहा है। तो इसकी वजह से यहाँ पर ये जो डेल्टा C आएगा, यानी कि चेंज इन कंसंट्रेशन, वो किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। लेकिन रेट का भी नेगेटिव तो होगा नहीं, इसीलिए फॉर्मूले में ही क्या है, यहाँ पर हम डाल देते हैं माइनस डेल्टा C अपॉन डेल्टा टी। ये हो जाता है हमारे पास फॉर्मूला। क्लियरली समझ में आया, थोड़ा बस थोड़ा बड़ा बना देते हैं इसको, ताकि और अच्छे से आपको समझ में आए। मान लो ये कोई टाइम t1 है और ये है t2, ठीक है। ये है टाइम, शॉर्ट में लिख लेंगे कंसंट्रेशन। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, टाइम t1 में कंसंट्रेशन है C1 और टाइम t2 में भी आप अगर आप ध्यान से देखें कंसंट्रेशन है C2। आपको क्या दिख रहा है कि C1 इज ग्रेटर देन C2 दिख रहा है, जिससे इसका अगर हम रेट कैलकुलेट करते हैं तो C2 माइनस C1 करेंगे तो C2 क्या है, छोटा है और C1 ज्यादा है, तो वो क्या आएगा, माइनस में आएगा। और रेट कभी माइनस में नहीं होता, इसीलिए हम यहाँ पर माइनस साइन लगाते हैं रिएक्टेंट के लिए। इसीलिए हमने कहा था ना कि रिएक्टेंट के लिए क्या है, माइनस साइन है और प्रोडक्ट के लिए है प्लस साइन। अगर हम प्रोडक्ट का ग्राफ बनाते हैं तो देखो प्रोडक्ट का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। ध्यान से अगर आप देखें यहाँ पर,
क्योंकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, सही से बनना है। ठीक है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ इंक्रीज हो रही है। अगर हम यहाँ पर यह कंसंट्रेशन और यह है टाइम, तो टाइम t1 पर कंसंट्रेशन C1 और टाइम t2 पर कंसंट्रेशन C2। अब यहाँ पर तो बिल्कुल सही है, यहाँ पर C2 इज ग्रेटर देन C1 है। तो यहाँ पर अगर हम रेट की बात करते हैं तो रेट सेम रहेगा C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1। यहाँ पर रेट आएगा डेल्टा C अपॉन डेल्टा T। सेम ही है दोनों में रेट तो सेम ही है, लेकिन यहाँ पर आएगा नेगेटिव में और यहाँ पर आएगा पॉजिटिव में। नेगेटिव में क्यों आएगा ये आप यहाँ ग्राफ से देख करके समझ सकते हो, यहाँ पर पॉजिटिव में क्यों आएगा ये भी आप ग्राफ से देख करके समझ सकते हो। क्लियर है, समझ में आया? फॉर रिएक्टेंट और फॉर प्रोडक्ट यहाँ पर लिखेंगे फॉर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। अच्छा, अगर हम इनके कंबाइंड ग्राफ बनाएंगे तो कंबाइंड ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा क्या? और ये सेम ग्राफ हमने कहाँ पर देखा? जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था ना, सेम ग्राफ देखा था यहाँ पर। समझ में आया इस ग्राफ का मतलब क्या है? इस ग्राफ का मतलब है कि जब भी कोई रिएक्शन हो रही है, ए से क्या बन रहा है, कुछ बी प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, ए से क्या बन रहा है, बी बन रहा है। तो क्या हो रहा है, अगर हम टाइम कंसंट्रेशन का ग्राफ बनाते हैं तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, कम हो रही है, और प्रोडक्ट कंसंट्रेशन क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो इसे हम डिफाइन कैसे करते हैं? इसे हम डिफाइन करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट अपॉन टाइम टिक। ठीक है, क्लियरली समझ में आया कि ये जो पहले स्टार्टिंग में ये जो ग्राफ बना हुआ था ये क्या बना हुआ है, यहाँ पर ये क्या है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट का ग्राफ। क्लियर हो गया है आपको? चलो, फिलहाल आपको क्या कर लेना है, ये नोट कर लेना है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, रेट एवरेज प्लस माइनस, क्यों लिखा हुआ है प्लस फॉर प्रोडक्ट एंड माइनस फॉर रिएक्टेंट। डेल्टा सी यानी कि चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम या टाइम टेकन। ठीक है, तो प्लस साइन प्रोडक्ट के लिए, माइनस साइन रिएक्टेंट के लिए, और ऐसा हमारा ग्राफ बन रहा है। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बिल्कुल। ये क्या शो कर रहा है, ये ग्राफ शो कर रहा है कि टाइम के साथ साथ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो रही है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में। अब इंस्टेंटेनियस रेट क्या है? तो एक इंस्टेंट पर होता है ना, यही तो हमने यहाँ पर पढ़ा था कि रेट ऑफ अ रिएक्शन डिफाइंड एट अ गिवन इंस्टेंट, यानी कि गिवन इंस्टेंट पर रेट हमें डिफाइन करना है। वही क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है, तो मान लो इस टाइम टी पर, यहाँ पर इस टाइम टी पर रेट बताना है, तो हम कैसे बताएंगे, डीसी बाई डी टी कैलकुलेट करेंगे, तो इस टाइम टी पर हम रिएक्शन का रेट बता पाएंगे। ठीक है, डीसी बाई डी टी कैलकुलेट करके। कैसे, देखो हमें क्या करना है, यहाँ से ये टेन जहाँ पे ये मिल रहा है वहां पे क्या करना है, इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर लेनी है। अब ये जो टेंजेंट एक्स एक्सिस है, जितना एंगल बना रही होगी, जो स्लोप होगी, वही हमें क्या देगी, इंस्टेंटेनियस रेट। इतना समझ में आया? इस टाइम टी पर अगर हमें रिएक्शन का रेट फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे, डी सी बाई डी टी से। और ये जो डी सी बाई डी टी है, ये जो बच्चों क्या है, डी सी बाई डी टी कहते हैं इसको। ये जो डी सी बाई डी टी है, ये है क्या,
ये है स्लोप ऑफ ग्राफ। स्लोप ऑफ ग्राफ, ठीक है। तो आगे हमें क्या करना है, यहाँ पर ये टेंजेंट ड्रॉ करनी है, जैसे कि यहाँ पर हमने की हुई है ये। अब ये टेंजेंट एक्स एक्सिस से जितना एंगल बना रही होगी, जिसकी स्लोप होगी, वही हमें इंस्टेंटेनियस रेट दी। क्लियर है, इतना समझ में आ गया। इंस्टेंटेनियस रेट का फॉर्मूला भी सिंपल है, आर इंस्टेंटेनियस यानी कि रेट क्या है, माइनस डी सी बाय डी टी, यानी कि प्लस माइनस डी सी बाय। क्लियर है, चलो इतना आप नोट करो, फिर एक क्वेश्चन करते हैं। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास है ये ग्राफ, तो कुछ ऐसा। अब ये है टाइम, यहाँ पर टाइम था 0, यहाँ पर 5 सेकेंड, यहाँ पर 10 सेकेंड, ठीक है, सेकेंड में है टाइम। इसमें है सेकेंड में। 0 पर इसकी कंसंट्रेशन लिखेंगे 0.6, ठीक है। 5 सेकेंड पर इसकी कंसंट्रेशन थी 0.4 और 10 सेकेंड पर इसकी कंसंट्रेशन थी 0.2। हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट पहला एवरेज रेट एट 0 to 5 सेकेंड और दूसरा एवरेज रेट एट टाइम कितना है 5 to 10 सेकेंड। चलो फॉर्मूला इजी है, टाइम गिवन है, कंसंट्रेशन आपको, ठीक है। तो कैलकुलेट कीजिए वैल्यूज को। चलो तो पहला सॉल्व जब हम करेंगे तो देखो रेट कैसे निकालेंगे, एवरेज रेट। एक हम सॉल्व करेंगे, एक आप खुद से सॉल्व, ठीक है। क्या था फॉर्मूला, C2 माइनस C1। अब यहाँ पर देखो 0 to 5 सेकेंड के लिए C2 कौन है 0.4 माइनस 0.4 माइनस 0.6। अच्छा माइनस का साइन क्यों लगाया है, क्योंकि हम किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, ग्राफ किसका है, रिएक्टेंट का है, ठीक है। अपॉन टाइम कितना है 5 माइनस 0, कैलकुलेट करेंगे इसको तो ये आ जाएगा 0.2 अपॉन 5। सॉल्व कर लेंगे इसको, ये आ जाएगा 1/25, ठीक है। मोल लीटर इनवर्स, आप क्या कर लोगे इसकी आप यूनिट भी लिख लोगे, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ठीक है। दूसरा फाइंड कर लेंगे, अच्छा दूसरा भी सेम ऐसे ही फाइंड करेंगे। तो 5 to 10 सेकेंड में हमें देखना है, तो C2 कौन सा है 0.2 माइनस C1 कितना है 0.4 अपॉन T2 कितना है 10 माइनस 5, 10 माइनस 5 तो 5 आ गया, और 0.2 माइनस 0.4 कितना आ गया 0.2, ये भी कितना आ गया 1/25, 1/25। क्लियर है, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, एक बार आप इसे नोट कर लीजिए। अच्छा यूनिट भी आप लिख लीजिए, जो कि हमने अभी कहा था कि मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अच्छा आपको एक चीज ध्यान आ रही होगी यहाँ पर, ये मोल लीटर इनवर्स इसी की पहले भी हमने पढ़ी हुई है ना यूनिट, किसकी होती है, मोलैरिटी की, ठीक है। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। तो
चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।